फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ लूसी। कल के वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर लिए थे और काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कुछ कुछ पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग उसी टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है? वो वेट का फोर्स है। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि वेट इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट हमेशा क्या होता है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ ही एक्ट करता है। ठीक है ना। तो अगर मास एम इधर है तो अर्थ इधर है, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और उसका वेट कितना होगा? मास इनटू ग्रेविटेशनल, स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्मॉल जे को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एम को बोलते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज एम। So the force is W, that is weight force equals to mg। तो ठीक है, अगर एक केजी का ऑब्जेक्ट होगा तो फिर उसमें फोर्स अप्लाई होगा 10 न्यूटन, मतलब लगभग 9.8 न्यूटन, लगभग क्या हो जाएगा? वो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला है जी इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी टू द पावर -2। ठीक है ना। तो ये क्या है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मास के ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है। लेट एक मास है m1, दूसरा वाला मास है m2 और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो फिर उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो क्या हो जाएगा ना, g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई R square. Gravitational force or gravity is the fundamental force of attraction between any two objects with mass। मतलब दो ऑब्जेक्ट जिनमें के मास रहता है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को ही क्या बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के लिए ऑन अर्थ तो फोर्स क्या हो जाएगा? G इंटू मास ऑफ द अर्थ with response to the mass of the object is very greater than, mass of the earth is very greater than to the mass of the object। तो फिर हम लोग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसके जगह पे सिर्फ मास ऑफ द अर्थ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, दैट इज डी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये इसका वैल्यू कितना होता है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द 9.8 न्यूटन। ठीक है ना। तो फिर वेट का क्या हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट इज इक्वल्स टू, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जितना है वो वेट कितना होगा ना, उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? अभी आते हैं नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द सरफेस। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर एक सरफेस के ऊपर है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, उस सरफेस के ऊपर अपना वेट डाल रहा है, तो इन रेस्पॉन्स द सरफेस भी क्या कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डाल रहा है। तो ये जो सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स डालेगा उसी को ही क्या बोलेंगे ना, नॉर्मल रिएक्शन। और ये हमेशा क्या होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। जहां पे कांटेक्ट हुआ है, मतलब जैसे कि इधर मास और सरफेस के बीच में कांटेक्ट क्या है, इधर है, तो इससे परपेंडिकुलरली क्या होगा ना, एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मास और ये सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट हुआ है उससे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ना, परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा ना, सरफेस और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट से परपेंडिकुलरली वो क्या करेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन और द नॉर्मल फोर्स इज ए फोर्स exerted by a surface and
counteract the force pushing the object into the surface. मतलब वो क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय ए सरफेस, जो कि सरफेस से निकलता है, सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर डालता है, ठीक है ना। एंड काउंटरएक्ट द फोर्स, वो कौन सा वाला फोर्स को, फोर्स का ऑपोजिट है उसका वेट फोर्स है, उसका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑपोजिट है। काउंटरएक्ट द फोर्स पुशिंग द ऑब्जेक्ट इनटू द सरफेस, जो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब कौन सा वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स W=mg, ये वाला फोर्स को काउंटरएक्ट कौन कर रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो अभी ये एक ऑब्जेक्ट बॉक्स है, बॉक्स क्या कर रहा है ना, और ये अर्थ है, बॉक्स क्या कर रहा है ना, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्शन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, मतलब बॉक्स अर्थ के ऊपर है तो फिर उसके वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। देन उस एक्शन के वजह से जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन ड्यू टू द बॉक्स, मतलब बॉक्स के वजह से जो रिएक्शन हो रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, जो कि नॉर्मल है। इफ इट इज द रिएक्शन फोर्स, इट shouldn't start in the box but in the earth, मतलब वो क्या हो रहा है ना, अर्थ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी आता है ना टेंशन के ऊपर। टेंशन कहाँ पे, टेंशन वाला फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है, स्ट्रिंग पे एक्ट होता है, रॉड पे एक्ट होता है और चेन पे एक्ट होता है। जहाँ पे भी खिंचाई हो रहा होगा, स्ट्रेस आ रहा होगा, वहीं पे उसी थिंग के ऊपर, उसी वस्तु के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेट इधर एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है ना, एक स्ट्रिंग के मदद से लटक रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का मास के वजह से जो फोर्स नीचे में आ रहा है, ये क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg। तो इसके वजह से उसका काउंटरएक्ट में जो फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इस एक्शन की वजह से जो ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, टेंशन फोर्स। वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है ना, स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह के ऊपर एक मास इधर है, तो यहाँ पे फोर्स टेंशन कौन से डायरेक्शन में होगा, दिस डायरेक्शन में टेंशन होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो मास है और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, टेंशन का फोर्स क्या होगा, अवे फ्रॉम द मास, इधर इस डायरेक्शन में होगा और इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा। जबकि यहाँ पे स्ट्रिंग सेम ही है, तो यहाँ पे ये जो टेंशन है और ये जो टेंशन है, सेम टेंशन का फोर्स सेम रहेगा, इसीलिए इधर T1 लिखा हुआ है, इधर T1 लिखा है। पर इधर स्ट्रिंग क्या हो गया ना, चेंज हो गया, इसीलिए टेंशन का फोर्स भी क्या हो गया ना, चेंज हो गया, दैट इज T2 हो गया, ठीक है। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, ऑलवेज टेंशन का फोर्स ऑलवेज हम लोग किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे ना, मतलब पॉइंट से अवे, मतलब दूर जा रहा है, मतलब मास से दूर जा रहा है, इधर मास से दूर जा रहा है, इधर m2 से दूर जा रहा है, इधर m1 से दूर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में हम लोग टेंशन का फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्ट्रिंग चेंज हो रहा है तो फिर टेंशन चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दो टेंशन है T1 बट ये टेंशन में मास m2 के लिए है, ये टेंशन मास m1 के लिए, बट स्ट्रिंग सेम है, इसीलिए दोनों टेंशन क्या है, सेम है, T1 है। पर इधर m1 के वजह से टेंशन इधर T1 है, पर m1 के वजह से इधर टेंशन T2 है, क्यों, क्योंकि इधर स्ट्रिंग क्या हो गया ना, चेंज हो गया। अगर स्ट्रिंग चेंज हो रहा है तो फिर टेंशन क्या हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर एक मास क्या है, इस सरफेस में कनेक्ट हुआ है और एक इस सरफेस में कनेक्ट हुआ है, और इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज mg। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा ये अवे फ्रॉम द मास, दैट इज T1, और इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सरफेस, दैट इज T1। देन हियर अवे फ्रॉम द मास m T2 एंड अवे फ्रॉम द मास अवे फ्रॉम द सरफेस T2। तो यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है इसलिए T1 लिखा है, इधर अनदर स्ट्रिंग है इसलिए T2 लिखा है, ठीक है। टेंशन रिमेन सेम अंटिल द स्ट्रिंग रिमेन सेम, जब तक स्ट्रिंग सेम है तो फिर वहां पे जो भी टेंशन अप्लाई होगा वो सेम ही टेंशन होगा, चाहे वो
अलग अलग जगह से क्यों ना शुरू हुआ हो, ठीक है ना। जैसे कि इधर मास से शुरू हो रहा है, ये वाला टेंशन सरफेस से शुरू हो रहा है, अलग अलग जगह से शुरू हो रहा है, पर स्ट्रिंग सेम है, इसीलिए टेंशन भी क्या हो रहा है ना, सेम है। और हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये जो स्ट्रिंग का मास है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, और अगर हम लोग इसका मास अगर ले रहे हैं तो फिर उसका क्या होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। पर हम लोग इधर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी स्ट्रिंग का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ले रहे हैं, तो इधर हम लोग क्या ले रहे हैं ना, स्ट्रिंग को मासलेस, मतलब उसका कोई भी मास नहीं है। अगर मास रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा ना, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेंगे। क्यों उसका मास को निगलेक्ट करें, क्योंकि वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास है पर बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। टेंशन इज द पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स। टेंशन क्या है, एक पुलिंग फोर्स, मतलब खिंचाव हो रहा है या फिर स्ट्रेच हो रहा है, लंबा किया जा रहा है, खींच रहे हैं। फोर्स ट्रांसमिटेड एक्सियली अलोंग, एक्सियली मतलब उसके एक्सिस में, उसका स्ट्रिंग में हो रहा है, एक्सियली अलोंग एन ऑब्जेक्ट सच आज ए स्ट्रिंग रोप, मतलब स्ट्रिंग रोप के थ्रू में ये क्या हो रहा है ना, एक्ट कर रहा है। जैसे कि चेन हो गया, रॉड हो गया, थ्रश हो गया, थ्रश मेंबर हो गया एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इन सब ऑब्जेक्ट्स में हमारा क्या हो रहा है ना, स्ट्रिंग में क्या हो रहा है ना, टेंशन का फोर्स एक्ट कर रहा है। सो आज टू स्ट्रेच और पुल अपार्ट द ऑब्जेक्ट, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या हो रहा है ना, स्ट्रेचिंग हो रहा है या फिर पुल हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ऑब्जेक्ट को खींच के हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। इन टर्म ऑफ फोर्स इट इज द ऑपोजिट ऑफ द कंप्रेशन। अगर फोर्स के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंप्रेशन का ऑपोजिट है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू में दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो इधर एक वेज है, तो ऐसे हुआ, ऐसे है, ये एक सरफेस के साथ कनेक्टेड है, एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड, ब्लॉक के थ्रू कनेक्टेड है। तो जबकि एक वेज क्या कर रहा है ना, सरफेस के ऊपर है, तो फिर इधर क्या होगा ना, वेज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में आएगा, दैट इज mg। और क्या है, और इसकी वजह से जो नॉर्मल फोर्स है तो वो क्या होगा ना, n3 के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ब्लॉक क्या है ना, ये OS के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इस पे भी एक नॉर्मल फोर्स रहेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो इससे ये क्या होगा ना, परपेंडिकुलर होगा n1 और उसका ऑपोजिट में n1, ठीक है ना। और ये ब्लॉक क्या हो रहा है ना, इस सरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो इस सरफेस के साथ जो कंटैक्ट है उससे नॉर्मल क्या होगा ना, n2, और उसका ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, n2। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं। और एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, और एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दो मास से ऐसे ही कनेक्टेड हुए हैं, दो सरफेस के साथ, तीन स्ट्रिंग है इधर। ये नंबर 1 नंबर स्ट्रिंग है जो कि मास m1 और सरफेस के साथ कनेक्टेड है। ऑलवेज टेंशन का फोर्स क्या हो रहा है ना, अवे फ्रॉम द मास, तो ये क्या हो जाएगा T1, ये क्या हो जाएगा T1, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, इसीलिए इधर टेंशन क्या होगा ना, सेम रहेगा। फिर दूसरे वाले स्ट्रिंग में आएंगे तो इधर दोनों मास है, मास m1 के लिए हो रहा है T2 टेंशन और मास m2 के लिए हो रहा है T2 टेंशन। स्ट्रिंग सेम है, इसीलिए इधर दोनों ही टेंशन क्या होगा ना, सेम रहेगा। देन थर्ड नंबर स्ट्रिंग में आएंगे, इधर मास m2 है, इधर क्या है, सरफेस है, तो फिर ये क्या होगा ना, कनेक्ट हो रहा है, तो फिर मास m2 के लिए टेंशन क्या हो रहा है, T3, और सरफेस के लिए टेंशन क्या हो रहा है ना, T3। तो दोनों ही क्या करेंगे ना, अवे फ्रॉम द, जिससे वो शुरू हो रहा है, मतलब मास m2 से शुरू हो रहा है, इसीलिए अवे फ्रॉम द m2, सरफेस से शुरू हो रहा है, अवे फ्रॉम द सरफेस, दैट इज T3। तो इस तरह से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारा क्या क्या होता है, कैसे बनाए, पहले बॉडी को हम लोग क्या करेंगे ना, पॉइंट मास के थ्रू अजम्पशन करेंगे। लेट इधर एक क्वेश्चन दिया गया है ऐसे, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर है, तो फिर पहला वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट इज mg। देन ऑब्जेक्ट जबकि एक सरफेस के ऊपर है, तो ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स जाएगा और उसके काउंटरैक्ट में और एक नीचे की तरफ
नॉर्मल फोर्स जाएगा। तो फिर इसको अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो मास को हम लोग पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एम, और नीचे की डायरेक्शन में एम जी जाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स क्या होगा ना, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज एन। देन अनदर पे आते हैं, एक पुली है, पुली में एक साइड में M1 कनेक्टेड है और एक साइड में M2 कनेक्टेड है। पहले हम लोग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ले लेंगे। इस पुली क्या है, उसका मास को हम लोग 0 ले रहे हैं, फ्रिक्शन भी 0 ले रहे हैं, और जबकि यहाँ पे स्ट्रिंग सेम ही है तो फिर यहाँ पे जो टेंशन एक्ट होगा वो भी सेम ही होगा। तो इस मास M1 के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा दैट इज M1G, इस मास के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा दैट इज M2G, और इस मास के लिए जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है पुली तक, वहां पे टेंशन होगा T, यहाँ से अवे फ्रॉम द मास दैट इज T, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। तो ये पुली भी ये सरफेस के साथ कनेक्टेड हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ये अवे फ्रॉम द पुली दैट इज T1। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। M1 के लिए पॉइंट मास ले लिया, फिर उसमें टेंशन एक एक्ट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज M1G। देन M2 के लिए हम लोग ले रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में T फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंशन का फोर्स एक्ट हो रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज M2G एक्ट हो रहा है। देन पुली के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं ना, ऊपर के डायरेक्शन में T1 हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में क्या हो रहा है T, इधर पुली से भी क्या हो जाएगा T हो जाएगा, T डाउनवर्ड डायरेक्शन में T, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है ना 2T अप्लाई हो रहा है। Comes to the definition of the free body diagram. A free body diagram is a graphical illustration. ये एक ग्राफिकल हम लोग इल्यूजन बना रहे हैं, यूज टू विजुअलाइज द अप्लाइड फोर्स। हम लोग क्या करना चाहते हैं ना, उसके ऊपर कितना कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको विजुअलाइज करने के लिए, फोर्सेस, मोमेंट्स एंड रिजल्टिंग रिएक्शन ऑन ए फ्री बॉडी इन ए गिवन कंडीशन, मतलब पर्टिकुलर एक कंडीशन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना मोमेंट्स हो रहा है और रिजल्टिंग रिएक्शन क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इट depicts a body or connected bodies with all the applied forces and moments and reaction which act on the body। ये क्या शो करता है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना मोमेंट्स हो रहा है एंड रिएक्शन क्या हो रहा है, ये सब फ्री बॉडी डायग्राम से पता किया जा सकता है। तो फिर हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े, देन टेंशन फोर्स पढ़े, टेंशन फोर्स, देन नॉर्मल रिएक्शन, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।